नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा और यह कानून पास होने के बाद में इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन है वह खत्म होने की संभावना है। इस बिल के माध्यम से यह इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 9 है, उसके अंदर कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है और इसके अलावा जो फाइनेंस एक्ट 2012 उसके सेक्शन 119 सेक्शन 119 के अंदर कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव है। इस मुद्दे को सरल भाषा में समझें तो यदि कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडियन एसेट्स ओन करती है तो उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में वृद्धि तभी होगी जब इंडियन एसेट्स की कीमत में वृद्धि होगी। अब यदि वह फॉरेन कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर होता है और उसमें कैपिटल गेन्स होता है तो वह ट्रांजैक्शन तो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन वास्तव में उसमें कैपिटल गेन होने का रीजन यही था कि जो इंडियन एसेट्स है उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार के गेन के ऊपर क्या इनकम टैक्स भारत में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से लिटिगेशन चल रहा था। अंत में वोडाफोन के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यह निर्णय दिया कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर उस समय के जो इनकम टैक्स के प्रोविजन थे उसके अंतर्गत इनकम टैक्स नहीं लिया जा सकता। 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उस समय सरकार को ऐसा लगा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह लेजिस्लेटिव इंटेंट के अनुरूप नहीं है, इसलिए फाइनेंस एक्ट 2012 से इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया गया और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी विदेशी कंपनी के शेयर्स जिनका मूल्य भारत में स्थित एसेट्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होता हो, उनके सेल करने से जो भी लाभ होगा वह इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। और इसके कारण से जो पुरानी जो भी डिमांड इश्यू की गई थी उन्हें भी वैलिडेट कर दिया गया। अब यहां पर जो लेजिस्लेटिव इंटेंट की बात है तो कई जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कि अल्टीमेटली जो एक्ट के अंदर प्रोविजंस होते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं, उसी से इंटेंट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक बार एक्ट बना दिया उसके बाद में इवन पार्लियामेंट के अंदर दी हुई फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच या अन्य मेंबर्स की स्पीच का भी उतना महत्व नहीं रहता जितना एक्ट के प्रोविजंस का रहता है। दूसरा, क्या रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट करने का सरकार को पावर है। तो इस प्रकार से यह रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2012 से कर दिया गया। इस रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण 17 केस के अंदर इनकम टैक्स की डिमांड रेज की गई, जिसमें से 2 केस में अभी भी असेसमेंट की प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, और 4 केस के अंदर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड, उसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग 4 केस में प्रारंभ की गई। उसमें से 2 केस के अंदर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने टैक्स पेयर की फेवर में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगेंस्ट में डिसीजन दिया है। इसमें केन्स एनर्जी का डिसीजन जो बहुत ही चर्चित हुआ है वह भी एक डिसीजन है, जिसके अंतर्गत क्योंकि डिसीजन टैक्स पेयर की फेवर में दिया गया था, इसलिए टैक्स पेयर का यह कहना है कि जो इस डिमांड के अंतर्गत इनकम टैक्स उनसे लिया गया वह वापस दे देना चाहिए, और यदि भारत सरकार वापस नहीं देती है तो विदेशों में स्थित भारत सरकार की संपत्ति से में से उसे वसूल किया जा सकता है।
कई बार सरकार को एक्ट के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार के रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की सराहना टैक्स पेयर्स के द्वारा नहीं की जा सकती यदि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से टैक्स बढ़ा दिया जाए। इस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया था कि उस समय के जो प्रावधान थे इनकम टैक्स एक्ट के, उसके अंतर्गत जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स है उसके ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर भी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर कर उस पे टैक्स लिया गया और जिसके कारण से काफी लिटिगेशन हुआ और अभी भी लिटिगेशंस चल रहे हैं। तो इसके कारण से एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यह सब न हो इसीलिए अभी यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत अमेंडमेंट करके इस पूरे लिटिगेशन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह जो टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार जो फाइनेंस एक्ट 2012 के अंदर संशोधन किए गए थे, 28 मई 2012 को फाइनेंस एक्ट 1961 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था। तो उसके बाद के पीरियड के लिए तो यह क्लियर हो गया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन उसके पहले के पीरियड के लिए अब नई कोई भी डिमांड इश्यू नहीं की जा सकेगी, अर्थात जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था उसको इस नए कानून से नलीफाई किया जा रहा है। और जो ऑलरेडी डिमांड रेज कर दी गई है उसको भी नलीफाई कर दिया जाएगा यदि स्पेसिफाइड कंडीशन टैक्स पेयर फुलफिल कर देता है। तो यह स्पेसिफाइड कंडीशन क्या है वह भी हम लोग देख लेते हैं। यदि टैक्स पेयर ने किसी भी एपेलेट फोरम में या ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी रीट पिटीशन या अन्य पिटीशन कर रखी है, तो उस अपील को या रीट पिटीशन को या तो वे विड्रॉ कर लेंगे या अंडरटेकिंग देंगे कि हम उन रीट पिटीशन या अपील को विड्रॉ कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि कहीं पर भी आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन या मेडिएशन की प्रोसीडिंग्स प्रारंभ कर दी गई है, तो उन प्रोसीडिंग्स को भी विड्रॉ कर लिया जाएगा या एक अंडरटेकिंग दे दिया जाएगा कि उन प्रोसीडिंग्स को भी विड्रॉ किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि यह डिमांड तो खत्म हो जाएगी यह कानून पास होने के बाद में, लेकिन वह टैक्स पेयर किसी भी फॉरम में इस प्रकार का क्लेम नहीं करेगा कि इस प्रकार की डिमांड रेज होने के कारण से उसे नुकसान हुआ है तो उसका डैमेज या इंटरेस्ट यह सब उसे दिया जाए। वह किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग में, कोई भी इक्विटी की प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत या अन्य किसी भी कानून के अंतर्गत या किसी भी बायलेटरल एग्रीमेंट या ट्रीटी के अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा। और इनके अलावा जो भी अन्य कोई कंडीशन सरकार प्रिस्क्राइब करे उसे भी वह फुलफिल करेगा। यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो जो डिमांड ऑलरेडी इश्यू की गई है वह भी नलीफाई हो जाएगी। यदि इस प्रकार से जो 2012 में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंतर्गत डिमांड किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कंफर्म करके उससे इनकम टैक्स वसूल भी कर लिया गया हो, तो वह सारी की सारी इनकम टैक्स की अमाउंट उस टैक्स पेयर को वापस रिफंड कर दी जाएगी, हालांकि उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 प्रस्तुत करके सरकार ने एक काफी बोल्ड डिसीजन लिया है, काफी अच्छा कदम उठाया है, जिसके माध्यम से 2012 में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में करने के कारण जो भी लिटिगेशन हुआ है और जिसके कारण से इंडियन इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा आने के लिए या विदेशी इन्वेस्टर आने के लिए जो एक सहूलियत भारत सरकार देना चाहती है उस पर एडवर्स इंपैक्ट हुआ है, वह दूर करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। जो भी टैक्स पेयर हैं जो ये लिटिगेशन के अंदर संलग्न है, वे भी इस बिल के अंदर बताई हुई कंडीशंस फुलफिल करके यह लिटिगेशन को अब खत्म करेंगे और आगे अपना अच्छे से बिजनेस
करेंगे, यही उम्मीद है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।